गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे ड्रेनेज एरिया ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग स्टडी किए थे सर। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या है सर? मानसरोवर झील, इसी को कहते हैं चेमायुंग ग्लेशियर बोल सकते हैं। मानसरोवर झील या चेमायुंग ग्लेशियर भी बोल सकते हैं इसको। ये स्थित कहाँ है सर? चीन या तिब्बत की सीमा पर स्थित है। चीन कहिए या तिब्बत कहिए, क्योंकि तिब्बत जो है चीन का हिस्सा हो गया है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, तिब्बत, चीन, यानी इंडिया में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, ये तीनों जगह ये नदी क्या करती है? बहती है। तिब्बत और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? सांगपो नदी। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसको क्या बोला जाता है? दिहांग नदी। और बांग्लादेश में जो ये नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है? यमुना नदी। क्लियर है सर? ये हम पहले की क्लास में ही पढ़ चुके थे। और इसका टोटल लेंथ सर कितना है? 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है। पाकिस्तान में जो है 917 किलोमीटर ये बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कितना बहती है? 917 किलोमीटर। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी के में जो भी द्वीप बनते हैं, चलिए अब उस द्वीप के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए मंजुली नदी द्वीप ये जो है कहाँ स्थित है सर? देख रहे हैं, ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है और ये बीच में ही ये जो द्वीप बन गया, ये जो लैंड एरिया जो बनता है इसी को आइलैंड्स बोलते हैं, यानी द्वीप बोलते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, द्वीप का डेफिनेशन ही नदी के अवसादों के डिपोजिशन के फलस्वरूप जो ऊंचे स्थान का जो निर्माण होता है सर, उसी को क्या कहते हैं सर? द्वीप कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। देखिए मंजुली नदी द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप है। नदी में बनने वाला द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही मंजुली नदी द्वीप बनाता है और ये विश्व का पहले नंबर पे है ये द्वीप। चलिए ब्रह्मपुत्र ये किसमें? मंजुली नदी द्वीप किसमें बनता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। हम पहले जब इसी नदी का द्वीप पर हैं तो ये इसी में बनाया जाएगा। ये कौन से नदी के द्वारा बनाया जाता है सर? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसका एरिया सर कितना है? 752 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है सर? 752। और इस द्वीप पे, इस आइलैंड पे कितना आदमी रहता है, निवास करता है? 1.5 लाख, यानी कह सकते हैं 1.5 लाख आदमी। यानी यहाँ पे जनसंख्या इस द्वीप पे जनसंख्या कितना है सर? 1.5 लाख है। क्लियर है सर? देख रहे हैं 2016 में इसे ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और 2016 में इसे जिला घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, यानी ये मंजुली नदी द्वीप जो है इसको 2016 में ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या इस द्वीप को नदी द्वीप को क्या किया गया? शामिल किया गया और 2016 में इसे जिला भी घोषित कर दिया गया, अनाउंस एज ए डिस्ट्रिक्ट। किसका? इंडिया का। क्लियर है? चलिए, और ये जो है मंजुली नदी द्वीप जो है ये स्थित सर कहाँ है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिचुएटेड इन असम इन इंडिया। हम कह सकते हैं ये मंजुली नदी द्वीप जो है सर इंडिया में कहाँ है? असम में स्थित है। चलिए हम लोग पढ़ लिए, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं। एक और द्वीप है सर, ये तो मंजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? उमानंदा नदी द्वीप ये जो है सबसे छोटे नदी द्वीप है। स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, हम कह सकते हैं ये नदी का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? उमानंदा नदी द्वीप। क्लियर है सर? चलिए अब थोड़ा सा फिगर से हम देखते हैं ये कहाँ से निकलता है, कैसे, कहाँ पे क्या क्या करता है। देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मानसरोवर झील से निकल रही है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किस होकर के इंटर कर रहा है?
ये देख रहे हैं यंग्याप दर्रा है, और ये कहाँ है? अरुणाचल यंग्याप दर्रा। जब आपको दर्रा पढ़ा रहे थे उसी टाइम हम सारे दर्रा को डिस्कस कर लिए थे। और ब्रह्मपुत्र नदी का ये प्रवेश जो होता है यंग्याप दर्रा से ही भारत में प्रवेश होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, जम्मू होते हुए कहाँ, ये बे ऑफ बंगाल में क्या मोहाना बना लेता है, बंगाल की खाड़ी में क्या गिर जाता है। देखिए यंग्याप दर्रा से ये क्या होता है, भारत में प्रवेश करती है। और देखते हैं इसको दिहांग महाखंड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दिहांग महाखंड, यानी गॉर्ज का बड़ा रूप को ही हम क्या कहते हैं? महाखंड कहते हैं। तो इसलिए दिहांग महाखंड भी इसको बोला जाता है। देख रहे हैं, चलिए ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं लोहित नदी आकर के ये कहाँ पे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ल्यासांग पहाड़ी से धनाश्री नदी, देख रहे हैं यहाँ पे ल्यासांग पहाड़ी से धनाश्री नदी जो है निकल कर किस में मिल रही है? असम में जा कर के कहाँ मिल जाती है? इस नदी में जा कर के मिल जाती है। यानी हम कह सकते हैं धनाश्री नदी ये क्या है? इसका सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी का। चलिए उसके बाद नागालैंड यानी जापोवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी निकलती है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले, बताइए बराक नदी कहाँ निकलती है? जापोवा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है? जापोवा पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ है? नागालैंड में। नागालैंड होते हुए मणिपुर होते हुए कहाँ जाती है? और यहाँ पे आकर के मिल जाती है। और इधर से ये पद्मा, देख रहे हैं इसको, यानी तीनों नदी ये यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे चांदपुर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। हम देख रहे हैं ये तीनों नदी आकर के यहाँ पे मिल रही है। इधर से पद्मा, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से है बराक नदी, तीनों आकर के यहाँ पे मेघना बना देता है, हम कह सकते हैं। चलिए ये क्लियर है। आप देख रहे हैं ऊपर में मानस नदी, ये कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है और इसमें आकर के मिल जाती है। सुबनाश्री नदी कहाँ से निकलती है? सारे नदी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं तीस्ता नदी, ये कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी जो है आपको सिक्किम से निकलती है। और ये कौन? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, क्लियर है? ये आपका फिगर था। आप वीडियो को रोक करके मैप को अच्छे से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने कॉपी पर। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन कहाँ से निकलती है, किसका उद्गम स्थल क्या है, क्लियर है? चलिए सर अब चलिए अब इसमें हम लोग पढ़े थे यहाँ पे जस्ट लोहित नदी। यहाँ पे देख रहे हैं ये लोहित नदी कहाँ पे मिल रही है? असम में जा कर के ये कहाँ मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है। चलिए अब लोहित नदी के बारे में हम एक एक चीज़ स्टडी करेंगे। क्या है लोहित नदी? देखिए सर, लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। हम तो देख रहे हैं ये साइड से आकर के ये लोहित नदी मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे? ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? लोहित नदी सहायक नदी है। ये इसको लाल नदी क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें रेड सेडमेंट पाए जाते हैं, यानी लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। यानी लोहित मतलब लाल रेड सेडमेंट के कारण ही इसको लोहित नदी बोला जाता है, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए इसको ब्लडी रिवर भी बोला जाता है। लोहित नदी को क्या बोला जाता है सर? ब्लडी रिवर भी बोला जाता है, क्लियर है सर? चलिए इसके बाद आगे हम आते हैं। इस नदी के ऊपर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया। किस नदी के ऊपर बनाया गया सर? भूपेन हजारिका ब्रिज लोहित नदी के ऊपर ही बनाया गया है। कौन सा ब्रिज बनाया गया? भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कितना किलोमीटर है? 9.15 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 9.15 किलोमीटर लंबी। कौन सा है? भूपेन हजारिका ब्रिज। और ये जोड़ती है, ये दो जगह को जोड़ती है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। असम में एक सोडिया जगह है। क्या जगह है? सोडिया। एक है ढोला, ये ही दोनों को जोड़ती है। और ये ब्रिज बनने के कारण ये दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस कितना कम हो गया? 165 किलोमीटर कम हो गया, क्लियर है सर? यानी हम कह सकते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज जो है लोहित नदी पे ही बनाया गया है। और कितना किलोमीटर लंबा है सर? ये 9.15 किलोमीटर ये क्या है? लंबा है, क्लियर है? और किसको जो रहा? असम को अरुणाचल प्रदेश से जो रहा। असम में सोडिया जगह है
अरुणाचल प्रदेश में ढोला जगह है, यही दोनों के बीच को जोड़ता है, जिसके कारण डिस्टेंस कितना कम हो गया, 165 किलोमीटर कम हो गया। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बताइए भूपेन हजारिका ब्रिज बनने के फलस्वरूप कितना किलोमीटर कमी हुआ है, कितना किलोमीटर का कमी हुआ है डिस्टेंस में, 165 किलोमीटर का कमी हुआ है। क्लियर है सर? चलिए अब हम आते हैं सुवर्णाश्री नदी। सुवर्णाश्री नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो आपका जवाब क्या होगा सर? सुवर्णाश्री इज़ द राइट आंसर। देखिए यह नदी लखीमपुर ज़िले में असम घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? लखीमपुर ज़िला जो है असम घाटी में, जो लखीमपुर ज़िला जो है ये नदी कहाँ बहती है? लखीमपुर ज़िले असम घाटी में बहती है। हम कह सकते हैं कहाँ बहती है? असम घाटी में। इससे पहले हम आपको मैप में दिखा रहे थे। देखिए कौन नदी कहाँ पे बह रही है, किस तरह से, कौन ऊपर से आकर के मिल रहा है, कौन नीचे से आकर के मिल रहा है। तो आप मैप जब तक बनाइएगा नहीं तब तक क्लियर होगा नहीं। देखिए सुवर्णाश्री नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह नदी लखीमपुर ज़िले में असम घाटी में बहती है। हम कह सकते हैं ये लखीमपुर ज़िला जो है असम घाटी का जो है लखीमपुर जो ज़िला है उसमें ये नदी बहती है। और कितना किलोमीटर बहती है? 442 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बहती है? 442 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इसका सुवर्णाश्री का उद्गम स्थल क्या है, यानी सुवर्णाश्री नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पॉइंट क्या है? ये तिब्बत में स्थित हिमालय क्षेत्र से उद्गम होता है। तिब्बत में स्थित हिमालय क्षेत्र जो है वहीं से किसका उद्गम होता है? सुवर्णाश्री का। यानी हम कह सकते हैं चीन में स्थित हिमालय क्षेत्र से उद्गम होता है। यानी ये बहती कहाँ है? तिब्बत में बहती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम में। यानी ये सुवर्णाश्री नदी जो है कितने जगह बहती है? 3 जगह बहती है, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में। सॉरी, क्लियर है? ये सुवर्णाश्री के बारे में था आपको। चलिए अब नोट में करके अब हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या है। बोगीबिल ब्रिज का निर्माण जो है कहाँ किया गया है सर? असम में किया गया है बोगीबिल ब्रिज का निर्माण। और किस नदी के ऊपर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है। किस नदी के ऊपर किया गया है बोगीबिल ब्रिज का निर्माण? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है। क्लियर है? और देखिए इसका लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ बोगीबिल ब्रिज का लेंथ जो है सर 4.94 किलोमीटर। यानी कितना है? 4.94 किलोमीटर, यानी 4.94 किलोमीटर किस बोगीबिल ब्रिज का क्या है? लंबाई है। और ये बोगीबिल ब्रिज जो है 2 स्थानों को जोड़ता है। एक धीमाची को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बताइए बोगीबिल ब्रिज का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और ये बोगीबिल ब्रिज कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? 4.94 किलोमीटर। ये बोगीबिल ब्रिज जो है सर ये कितने स्थानों को जोड़ती है? ये 2 स्थानों को जोड़ती है। धीमाची को डिब्रूगढ़ से जोड़ती है। क्लियर है? चलिए ये आपका कंप्लीट था ब्रह्मपुत्र नदी का इंटायर हिस्ट्री, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सहायक नदी है और वह ब्रह्मपुत्र नदी किस होकर के गुजरता है। आपको मैपिंग से हम सारा क्लियर कर दिए। देखिए सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करें ताकि हमको आगे और हौसला बढ़े और आपको एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको इन फ्यूचर हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए थैंक यू। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ये मेरा ब्रह्मपुत्र नदी का कंप्लीट हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग अगले रिवर के बारे में आते हैं, इंडस रिवर, सिंधु नदी। कौन से नदी के बारे में? अब हम लोग सिंधु नदी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है सर? सबसे पहले याद रखना है चेमायुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इन सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है सर चेमायुंग ग्लेशियर या बोखरचू है। क्लियर है? और ये जो है ये जो ग्लेशियर है कैलाश श्रेणी पर स्थित है। ये ग्लेशियर चेमायुंग ग्लेशियर और बोखरचू बोल सकते हैं आप उसको। ये स्थित कहाँ है सर? ये कैलाश श्रेणी, हम कह सकते हैं ये कैलाश रेंज पर क्या है सर? स्थित है। क्लियर है?
इस पे ही भगवान शिव का क्या है, निवास स्थान है। हम जानते हैं भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है, कैलाश पर्वत ही है, और कैलाश श्रेणी में ही कैलाश पर्वत है। तो यानी हम कह सकते हैं इस पे ही भगवान शिव का क्या है, निवास स्थान है। यानी जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वहाँ पे क्या है, भगवान शिव का क्या है, निवास स्थान भी है। क्लियर है। देखिए अगले पॉइंट में, ये तिब्बत चीन में स्थित है। इंडस रिवर जो है ये स्थित कहाँ है सर, तिब्बत चीन में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं ये जो कैलाश श्रेणी ये स्थित कहाँ है, तिब्बत चीन में स्थित है। ये 3 देशों में बहती है। इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है सर, ये कितने देशों में बहती है, 3 देशों में। आप देख रहे हैं तिब्बत या चीन। अब क्योंकि हम जानते हैं तिब्बत किसका हिस्सा बन चुका है, चीन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए आप चीन भी बोल सकते हैं। चीन में बहती है इंडिया और पाकिस्तान। यानी आप देख रहे हैं इंडस पाकिस्तान में इंटर कहाँ से करती है और एग्जिस्ट कहाँ से करती है, इसको आप देख लीजिए। देखिए इंडिया में जो है इंटर जो करती है ये 2 भागों में स्थित है। ये 2 भागों में, ये 2 भाग जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। इंडिया में जो ये निकलती है एक इंटर करती है, एक एग्जिस्ट करती है। देखिए इंडिया में जो ये सिंधु नदी जो इंटर करती है दमचौक से इंटर करती है। सिंधु नदी किससे इंटर करती है, दमचौक से, और निकलती किससे है, चिल्लास से। यानी चिल्लास कहाँ है, पीओके में है। हम कह सकते हैं ये दोनों भाग जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं दमचौक और चिल्लास जो है ये दोनों कहाँ स्थित है सर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद कहाँ चला गया ये नदी, पाकिस्तान। यानी चिल्लास से निकलेगा तो कहाँ जाएगा ये नदी, सिंधु नदी कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान में। चलिए अब अच्छे से हम लोग एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे इसी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में ही। चलिए देखिए सर, ये भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी जो है भारत में केवल और केवल कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ही इंटर करती है, और जम्मू कश्मीर के भाग से ही ये क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है, यानी बाहर निकल जाती है ये नदी। और इंटर जो करती है, ये जम्मू कश्मीर जो इंटर करती है उस जगह का नाम है दमचौक। दमचौक से सिंधु नदी जो है इंडिया में इंटर करती है, और चिल्लास से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है। जो चिल्लास जो है वो कहाँ पड़ता है, पीओके में पड़ता है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर कह सकते हैं सर। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं सर। भारत में सिंधु नदी सिंधु नदी जो है सर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। हम कह सकते हैं सिंधु नदी जो है किसके बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच। आपको मैपिंग से हम दिखाए थे जब हम लोग पढ़े थे फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, उसमें सारे श्रेणी को डिस्कस किए थे, तो आपको और क्लियर हो रहा होगा अभी। उसके बीच लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच जो है कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। क्लियर है। सिंधु नदी पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर में गॉर्ज का निर्माण कराती है। कहाँ कराती है, सिंधु नदी जो है गॉर्ज का निर्माण करवाती है। कहाँ करवाती है, पीओके में। क्लियर है। देख रहे हैं आप गॉर्ज होता क्या है एक्चुअली। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। देखिए ये पर्वत है, अब यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा नैरो डीप हो रहा है। अगर ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, अब फिर ये नैरो डीप होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट रॉक हो जाएगा, यानी मुलायम चट्टान हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्षरण होगा ऊर्ध्वाधर। पर्वत का अगर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, अगर पर्वत का वर्टिकली इरोजन होगा, वर्टिकली क्षरण होगा पर्वत का, तब उससे क्या, उसके फलस्वरूप क्या होगा, मुलायम चट्टान का निर्माण होगा। यानी आप देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। क्लियर है। अब गॉर्ज को ही क्या बोला जाता है सर, महाखंड भी बोला जाता है, यानी गॉर्ज का बड़ा रूप ही महाखंड कहलाता है। क्लियर है। चलिए और हम लोग ये भी पढ़ लिए सिंधु नदी किसके बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बताइए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी। सिंधु नदी किस पॉइंट से भारत में इंटर करती है, दमचौक से। सिंधु नदी किस पॉइंट से बाहर निकलती है, एग्जिस्ट करती है इंडिया से, चिल्लास पॉइंट से, जो कहाँ स्थित है, पीओके में स्थित है। पीओके में सिंधु नदी जो है गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण कहाँ करती है, पीओके में। आप देख रहे हैं गॉर्ज का निर्माण जो होगा, जब इरोजन होगा उसी के फलस्वरूप क्या होगा, गॉर्ज का निर्माण होगा, महाखंड का निर्माण होगा।
क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे। आप देख रहे हैं गॉर्ज का, यानी आप देख रहे हैं ये नैरो डीप जो है ये इसका साइज अगर बड़ा हो जाएगा, यानी इसी का, यानी नैरो डीप देख रहे हैं, ये नैरो डीप है, इसमें क्या है, पानी है, यहाँ से पानी आएगा इसमें, फिर यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, जाएगा आगे की ओर, यानी इसी का बड़ा रूप, यानी इसका बड़ा रूप को ही हम क्या कहते हैं सर, गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज। अब गॉर्ज का बड़ा रूप को ही क्या बोला जाता है, कैनियन। क्या बोला जाता है, कैनियन। क्या बोला जाता है सर, गॉर्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है, कैनियन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, बताइए गॉर्ज का बड़ा रूप क्या कहलाता है, कैनियन कहलाता है। यानी आप देख रहे हैं गॉर्ज का जो फॉर्म जो होता है, फॉर्म बाय नैरो डीप इरोजन ऑफ ए रिवर। अगर कोई नैरो डीप है, अगर नदी इसका इरोजन करते जाएगा तो क्या होगा, ये डीप काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसी को क्या कहा जाएगा सर, गॉर्ज कहेगा। और इसी का बड़ा रूप क्या कहलाएगा, कैनियन कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझेंगे। अब इंडिया में तो समझ गए कहाँ से इंटर करती है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाती है, और इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी जब पाकिस्तान में जाती है तो अटक नामक स्थान पर ये नदी धरातल पर बहना शुरू हो जाती है। यानी धरातल पर पाकिस्तान में कहाँ से बहना शुरू होता है, अटक नामक स्थान पे। कहाँ से, अटक नामक स्थान से सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ उतर जाती है, धरातल पे उतर जाती है। हम कह सकते हैं लैंड पे उतर जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बताइए सिंधु नदी पाकिस्तान में कौन से जगह पे स्थल पे बहना धरातल पे बहना स्टार्ट करती है, शुरू करती है, तो अटक नामक स्थान पे क्या करती है, ये धरातल पे बहना शुरू करती है। देखिए मिथनकोट जो है कहाँ है सर, पाकिस्तान में है। मिथनकोट में सिंधु नदी में मुख्य सहायक नदियाँ मिलती है, और मिथनकोट में जो है सिंधु नदी में मुख्य सहायक नदियाँ मिलती है। कहाँ मिलती है, मिथनकोट में। देखिए आप डायग्राम से अभी एक एक चीज़ क्लियर होगा आप जब इसको बनाइएगा अपने से। और ये देख रहे हैं, और अगले पॉइंट इसको चलिए पढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट, यह कराची, यानी कराची कहाँ है सर, पाकिस्तान में है। यह कराची के दक्षिण में अरब सागर में अंत हो जाता है। किसका, हम कह सकते हैं सिंधु नदी किस में जाकर के फाइनली विलीन हो जाता है, अरब सागर में जाकर के क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। यानी सिंधु नदी का अंत हो जाता है। हम कह सकते हैं यह कराची के दक्षिण में अरब सागर में क्या हो जाता है, सिंधु नदी का सर अंत हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मैपिंग को थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए आप देख रहे हैं सर यहाँ पे लद्दाख, और आप ये देख रहे हैं ये ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी निकली, और ये आप देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी को ये क्या कर रही है, कट करके अंदर जा रही है। और ये जो कट करती है इसी को कहते हैं दून घट्टी। क्या कहते हैं इसको, दून घट्टी। क्या कहते हैं सर इसको, दून घट्टी। और कट करके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहते बहते और इस हो करके क्या करती है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे निकल जाती है, और यहाँ पे निकल करके आप देखिए इसको, ये सिंधु नदी इसका जो लाइन गया है आप देखते जाइए, ये जो ब्लू कलर का जो लाइन है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है और यहाँ से निकलती है। और यहीं पे आकर के आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ से रिमो ग्लेशियर है, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पे पड़ता है। और यहीं से और यहाँ से क्या है, एक नदी आकर के मिलती है जिसको श्योक नदी कहते हैं। और पाकिस्तान में जैसे ही इंटर करती है तो यहाँ से जो श्योक नदी जो बहती है जम्मू कश्मीर से, वो कहाँ आकर के ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पे मिल जा रही है। ये श्योक नदी जो है ऊपर से आकर के मिल जा रही है, और देख रहे हैं फिर ये आगे की ओर बहती है। फिर जब ये पीओके वाला रीजन हो गया, फिर आप देख रहे हैं आगे आते हैं, और चिल्लास पॉइंट से क्या, ये पीओके में ही मिलती है। ये श्योक नदी कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में, पीओके में मिलती है। फिर ये आगे चिल्लास पॉइंट से क्या होती है, ये एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे ही एग्जिस्ट करेगी तो उसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे बढ़ करके, और यहाँ क्या माउथ मोहना बना लेता है, कहाँ बनाता है, अरब सागर में। और देख रहे हैं आप यहाँ पे मिथनकोट है,
और आप एक एक चीज़ को देखिए। यहाँ पे गोमल पास, बोमर पास, ये सारे पास पढ़ चुके थे हम लोग, जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ने का कार्य करता है। और आप देखिए यहाँ पे झोब रिवर जो है, कुंदर रिवर जो है, झोब रिवर, कुंदर रिवर, गोमल रिवर, ये सारे रिवर और ये तीनों का एक संयुक्त धारा कहाँ पे आकर के मिल जाती है? पाकिस्तान में मिथनकोट है पाकिस्तान में, वहाँ पे क्या हो जाता है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और आप यहाँ पे देखिए सारे नदी यहाँ पे दिया गया है। और देख रहे हैं सतलज नदी जो है इसी की चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये इस होकर के ये दर्रा होते हुए अंदर आती है। देख रहे हैं यहाँ पे। और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी इंटर की, फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए ये पंजाब होते हुए कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। और देख रहे हैं रावी नदी जो है कहाँ से, यानी हिमाचल प्रदेश में ही हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। और पंजाब में जाकर के रावी नदी किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसका सहायक, रावी नदी किसका सहायक नदी हो जाएगा? सतलज का। एक एक चीज़ के यहाँ पे देख रहे हैं बेरीनाग झील से कौन सा? झेलम नदी निकलती है। और ये झेलम नदी जो है चेनाब नदी में जा कर के मिल जाती है। यानी आप देख रहे हैं चेनाब नदी जो है ये आपको कहाँ से? चंद्रा और भागा जो है, चंद्रा और भागा का दोनों संयुक्त धारा ही क्या कहलाता है? चेनाब नदी कहलाता है। और ये दोनों का संयुक्त धारा कहाँ, किस स्थान पे होता है? टंडी नामक स्थान पे दोनों एक धारा के रूप में बदल जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है? चेनाब नदी कहा जाता है। चंद्रा और भागा का संयुक्त धारा कहाँ मिलता है? टंडी स्थान पे मिलता है। और उसके बाद चेनाब नदी आप देख रहे हैं ये आगे जा कर के, और ये किस में मिल जाता है? सिंधु नदी में मिल जाता है। एक एक नदी के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। और देख रहे हैं ब्यास नदी जो है किस में मिल रहा है? ब्यास नदी आकर के इसमें किस में? सतलज में आकर के मिल रही है। और रावी नदी इस सतलज में ही, पंजाब में ही क्या है? सतलज नदी पे ही क्या है? हरिके ब्रिज बनाया गया है पंजाब में। हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे आगे पढ़ करके, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, किससे कौन सा नदी निकला, कौन सा किसका सहायक नदी है, एक एक को। आप डायग्राम को अच्छे से देखें और इसको एक बार अपने से कॉपी पे बनाने का कोशिश करें, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है सर? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए अरबियन सी यानी अरब सागर यानी झेलम नदी आप देख रहे हैं, इसका पुराना नाम क्या है? वितरस्ता यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग झील। हम पहले ही पढ़े झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है सर? बेरीनाग झील से हुआ है। यह नदी पीओके और वुलर झील से गुजरती है। किस होकर के गुजरती है? ये पीओके और वुलर झील से गुजरती है। यह नदी श्रीनगर के बाद पीओके में प्रवेश करती है। श्रीनगर के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है ये नदी? पीओके में। श्रीनगर के बाद झेलम नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? पीओके में। हम कह सकते हैं यह सहायक नदी है किसकी? झेलम नदी। आपको जैसे अभी जस्ट ऊपर में मैपिंग में दिखाए थे, झेलम नदी जो है सर चेनाब नदी की क्या है? सहायक नदी है। चंद्रा और भागा बरालाचा दर्रा से निकलती है। चंद्रा और भागा जो है कौन सा दर्रा से निकलता है? बरालाचा दर्रा से निकलती है। और ये दोनों का संयुक्त धारा ही क्या कहते हैं? चेनाब नदी। हम बोले थे चंद्रा और भागा का संयुक्त धारा ही किस नदी का निर्माण करवाता है? चेनाब नदी का निर्माण करवाता है। और चंद्रा और भागा का संयुक्त धारा जो है किस दर्रा, कौन से दर्रा से निकलती है? बरालाचा दर्रा से निकलती है। और ये कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में है। और ये टंडी नामक स्थान पे यानी ये स्थित है। हम कह सकते हैं बरालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? टंडी नामक स्थान पे स्थित है, जो चंद्रा और भागा के संयुक्त धारा को बरालाचा से निकलती है, जिसके कारण क्या होता है? चेनाब नदी का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं दोनों धारा एक धारा के रूप में परिणत हो जाता है। और ये कहाँ सर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? टंडी नामक स्थान पे स्थित है। क्लियर है सर? चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? ऑक्सनी। क्या नाम है सर? ऑक्सनी। अगर आपसे पूछ ले चेनाब नदी का पुराना नाम बताइए सर, क्या हो जाएगा जवाब? आपका जवाब होगा ऑक्सनी। क्लियर है सर? चलिए
और अब कुछ पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसे क्या कहते हैं, रावी नदी। और जिस टाइम आपको दर्रा पढ़ा रहे थे उस टाइम भी हम बताए थे रावी नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। देखिए रावी नदी चेनाब नदी की क्या है, सहायक नदी है। रावी नदी जो है किसका सहायक नदी है, रावी नदी जो है किसका सहायक नदी है, चेनाब नदी का क्या है, चेनाब का क्या है, चेनाब नदी का सहायक नदी रावी नदी है। झेलम और चेनाब नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है, झंग वो कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, झंग कहा जाता है। आप देख रहे हैं झेलम और चेनाब नदी जहाँ मिलती है, आप देखिए आपको मैप पे हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ये चेनाब नदी है। देख रहे हैं बेरीनाग झील से कौन सा नदी निकला, झेलम नदी। ये झेलम नदी यहाँ पे आकर के झुरुंग नामक स्थान पे क्या होता है, चेनाब नदी और झेलम नदी दोनों मिल जाती है। झुरुंग नामक स्थान पे आपसे कभी कभी डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। आप देख रहे हैं ये कहाँ से, और ये जो कौन से बरालाचा दर्रा से निकलती है, संयुक्त धारा हो जाती है चंद्रा और भागा, और इसी के फलस्वरूप चेनाब नदी का क्या होता है, निर्माण होता है, हम कह सकते हैं। आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सर? चलिए यहाँ तक क्लियर, कंप्लीट हम लोग पढ़ लिए। झेलम और चेनाब नदी जहाँ मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है, झुरुंग कहा जाता है। क्लियर है सर? चलिए अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे। चेनाब और रावी नदी जहाँ मिलती है, चेनाब और रावी नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है, सराय सिंधु कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, सराय सिंधु। यानी आप देख रहे हैं चेनाब और रावी नदी जहाँ मिलती है उसको क्या बोला जाता है, सराय सिंधु। आप देखिए आपको मैप पे हम दिखाते हैं, चेनाब और देख रहे हैं यहाँ पे देखिए रावी नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकला, और ये देख रहे हैं किसमें, चेनाब नदी में आकर के मिल रही है। और चेनाब नदी में कहाँ मिल रही है, सराय नामक जगह पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सराय सिंधु, इसी को तो बोला जाता है। क्लियर है? देख रहे हैं एक एक मैप से आप देख सकते हैं नदी को कौन कहाँ पे है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं चेनाब और रावी नदी जहाँ मिलती है उसको क्या, उस स्थान को क्या बोला जाता है, सराय सिंधु कहा जाता है। रोहतांग दर्रा से निकलकर ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है, ब्यास कुंड से होता है। और किस दर्रा से निकल करके होता है, रोहतांग दर्रा से निकल के होता है। यानी यह दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शहर और मनाली शहर में बहती है। ये कहाँ बहती है, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर और मनाली शहर में ब्यास नदी क्या कहती है, बहती है। इसके बाद पंजाब में चली जाती है। यानी हम एक एक नदी आपको बताए थे, इसका पुराना नाम क्या है, बिपाशा था, बिपाशा। और ये हिमाचल प्रदेश और कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। क्लियर है? यानी आपको एक एक नदी के बारे में हम हर चीज़ बता रहे हैं, कौन नदी कहाँ बहती है। देख रहे हैं यहाँ पे रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रा के निकट ही ब्यास कुंड है, उससे क्या निकलती है, ब्यास नदी निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली शहर में बहती है, और इसके बाद पंजाब में चली जाती है। और ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, बिपाशा नाम था। और ये हिमाचल प्रदेश और कहाँ बहती है, पंजाब में बहती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सतलज नदी के बारे में कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्या है सतलज नदी? देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है, राक्षस ताल, इसको क्या बोलते हैं, साउथ पार्ट ऑफ चेमायुंग ग्लेशियर। यानी चेमायुंग ग्लेशियर का दक्षिण पार्ट, यानी हम कह सकते हैं ये चेमायुंग ग्लेशियर है तो इसका दक्षिण पार्ट, यानी यहाँ से निकलेगा सतलज नदी। और आपको मैपिंग में दिखाए थे किस होकर के इंटर करती है, हिमाचल प्रदेश से इंटर करती है। चलिए एक एक चीज़ को अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल हम लोग पढ़ लिए, यानी साउथ पार्ट ऑफ चेमायुंग ग्लेशियर, यानी चेमायुंग ग्लेशियर का दक्षिण भाग से सतलज नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। चलिए सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सतुरी, क्या नाम है सर, सतुरी था, क्या नाम था, सतुरी। सतलज नदी को तिब्बत में लांगसेन
खम्बाब, लांगसेन खम्बाब कहा जाता है। सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? लांगसेन खम्बाब। क्या बोला जाता है? लांगसेन खम्बाब। नाम देखिए याद रखना होगा। सतलज नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? लांगसेन खम्बाब, लांगसेन खम्बाब। देख रहे हैं आप 20 और सतलज रिवर, 20 को सतलज 20 + 17 20 और सतलज रिवर हरिके ब्रिज जो है ये कहाँ है? पंजाब में। हरिके ब्रिज कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। देखिए इसी स्थान पे हरिके ब्रिज पर कहाँ है? पंजाब में। इसी स्थान पे एक हरिके ब्रिज बनाया गया है। इसी स्थान पे एक हरिके ब्रिज बनाया गया है। इसी स्थान से इंदिरा गांधी नहर मिलता है। देखिए जहाँ पे हरिके ब्रिज बनाया गया है वहीं से एक नहर निकलता है। जिसका क्या नाम है सर? इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? देखिए अब हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी, राइट मतलब राइट साइड से जो मिल रहा है उसको क्या कहें? इंडस यानी सिंधु नदी के राइट साइड से जो मिलेगा, दाहिने साइड से जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? राइट साइड ट्रिब्यूटरी। यानी राइट साइड से जो मिलेगी राइट साइड सहायक नदी, और एक होगा लेफ्ट साइड सहायक नदी। चलिए अब बारी बारी से पढ़ेंगे। श्योक नदी हम पहले ही पढ़े। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है रिमो ग्लेशियर है, जो कहाँ है? झारखंड में स्थित है। रिमो ग्लेशियर कहाँ है? झारखंड में। आपको डायग्राम में भी दिखाए थे श्योक नदी। रिमो ग्लेशियर से सियाचिन ग्लेशियर की जीव, रिमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीव कहा जाता है। देखिए ये रिमो ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर में जो है, रिमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का क्या कहा जाता है? जीव यानी ट्रंक कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी, जो आगे चल के श्योक नदी में मिल जाती है। चलिए आपको हम मैपिंग से दिखाते हैं कैसे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। आप देखिए सर यहाँ पे ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। देख रहे हैं ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये क्या है? रिमो ग्लेशियर। और ये रिमो ग्लेशियर को ही सियाचिन ग्लेशियर का जीव कहा जाता है, टंक कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये रिमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ये जो नदी निकलती है और आगे जाकर के यहाँ पे जो मिलती है, किस में मिलती है? सिंधु नदी में। और इस नदी को क्या बोला जाता है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है किसका सहायक नदी हो गया? आपका सिंधु नदी का क्या हो गया? सहायक नदी हो गया। और रिमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलता है, सॉरी गलत बोल दिए सर, माफ़ी चाहते हैं। देखिए सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है और वो किस में मिल जाती है? श्योक नदी में। यानी हम कह सकते हैं श्योक नदी में जो मिलती है। और ये जो है ये श्योक नदी है। ये श्योक नदी आप देख रहे हैं किस ग्लेशियर से निकल रहा है? रिमो ग्लेशियर से। यानी रिमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी। और श्योक नदी में ही आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर से एक नदी आ रही है और ये मिल जा रही है। ये इसको क्या कहेंगे? नुब्रा नदी। अगर आपसे पूछे नुब्रा नदी किस ग्लेशियर से निकलता है तो सियाचिन ग्लेशियर से। श्योक नदी किस ग्लेशियर से निकलता है? तो रिमो ग्लेशियर से निकलता है। और रिमो ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर का जीव कहा जाता है। क्लियर है? आप एक एक चीज़ को अच्छे से अगर क्लियर से अगर देखेंगे, एक एक नदी आपको क्लियर आएगा कंप्लीट इस डायग्राम में क्या है इसके अंदर इंटायर हिस्ट्री। क्लियर है सर? चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। यानी सिंधु नदी का राइट ट्रिब्यूटरी, यानी ऊपर से जो नदी आकर के मिलेगा उसको क्या कहेंगे? राइट ट्रिब्यूटरी। नीचे से आकर के जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। देखिए राइट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर का क्या है? श्योक नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है? रिमो ग्लेशियर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रिमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर का जीव कहा जाता है। आपको अभी हम मैप में भी दिखाए। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है, दिखाए अभी जस्ट आपको। और आगे चल कर के किस में मिल जाती है? श्योक नदी में मिल गई। और श्योक नदी कहाँ से निकलता है? रिमो ग्लेशियर से निकलता है।
श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी होती है। श्योक नदी का सहायक नदी नुब्रा नदी किस में आकर के मिल गया? श्योक नदी में, इसलिए नुब्रा नदी को किसका सहायक नदी कहेंगे? श्योक नदी का सहायक नदी कौन सा हुआ? नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है? यानी नुब्रा के बाद नुब्रा किस में मिल जाती है? श्योक में। और श्योक नदी किस में मिल जाती है? इंडस में। यानी आप देख रहे हैं, यानी नुब्रा नदी किसका सहायक नदी हो गया? श्योक का। श्योक नदी किसका सहायक नदी हो गया? इंडस का। यानी आप देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद काबुल। काबुल जो है, काबुल नदी जो है ये कहाँ है? काबुल नाम से ही पता चल रहा है ये काबुल नदी जो है कहाँ? पाकिस्तान में बहता होगा। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है इसका हिंदूकुश पर्वत से निकलता है। ये कहाँ से इसका उद्गम होता है सर? हिंदूकुश पर्वत से बहती है। और ये बहती कहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक। हम कह सकते हैं काबुल नदी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? अफ़गानिस्तान है, और पाकिस्तान में भी बहती है। अफ़गानिस्तान में 560 किलोमीटर तक बहती है काबुल नदी, और पाकिस्तान में 140 किलोमीटर तक काबुल नदी बहती है। और ये काबुल नदी का उद्गम स्थल सर क्या है? हिंदूकुश पर्वत से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। सिर्फ ये दो देशों में बहती है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान में 560 किलोमीटर बहती है, पाकिस्तान में 140 किलोमीटर बहती है। हम कह सकते हैं काबुल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। हम कह सकते हैं इंडस रिवर का क्या है? ट्रिब्यूटरी है ये, यानी सहायक नदी है काबुल नदी। क्लियर है? जो पाकिस्तान में कितना किलोमीटर बहती है? कभी कभी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, बताइए पाकिस्तान में काबुल नदी कितना किलोमीटर तक बहती है? 140 किलोमीटर। काबुल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिंदूकुश पर्वत से हुआ है। और ये अफ़गानिस्तान में कितना किलोमीटर बहती है? 560 किलोमीटर। अगर टोटल पूछे तो 560 और 140 को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया आपको? 0 यानी 700 किलोमीटर। यानी ये नदी का लंबाई कितना हो गया? 700 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। चलिए, क्लियर है? चलिए, इसके बाद काबुल नदी के बारे में और भी कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, काबुल नदी की सहायक नदी निम्न है। एक स्वात रिवर, एक क्या होता है? कुनर रिवर। स्वात रिवर का यूटिलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड शुगर कैन, यानी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान इसे पाक का स्वर्ग भी कहा जाता है गेहूं और गन्ना के लिए। इस स्वात नदी जो है काबुल नदी की क्या है? सहायक नदी है। काबुल नदी की सहायक नदी जो है स्वात और कौन है? कुनवर। यानी आपको इससे पहले ही हम मैपिंग में दिखाए थे। चलिए, आपको मैपिंग में भी हम दिखा देंगे, यानी इसको क्यों श्योक नदी कहा जाता है। चलिए, थोड़ा सा मैपिंग वाले सेक्शन पे आते हैं और देखिए, हम देखते हैं। और आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, ये काबुल नदी है, ये अफ़गानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में। और आप देख रहे हैं ये स्वात रिवर जो है, देख रहे हैं यहाँ पे ये स्वात रिवर, ये जो यहाँ पे आकर के किस में मिल जा रहा है? काबुल नदी में। एक कुनार रिवर है, और ये देख रहे हैं ये कौन सा रिवर है? कुनार रिवर। यानी ये कहाँ किस में मिल रही है? अफ़गानिस्तान में ही मिल रही है। यानी कुनार रिवर जो है यानी किसका? अफ़गानिस्तान में ही मिल रही है। कहाँ पे? काबुल नदी में मिल रही है। और ये स्वात रिवर जो है ये पाकिस्तान से ही निकलती है और पाकिस्तान में ही कहाँ मिल जाती है? काबुल नदी में। इसलिए इसी के कारण यहाँ पे जो है इसको क्या बोला जाता है? पाकिस्तान का इसको स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ और गन्ना का जो है खेती के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन क्या करता है? इसी रिवर के कारण इसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए इसको पाकिस्तान का क्या बोला जाता है सर? स्वर्ग बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, अब हम लोग समझ गए यानी पाकिस्तान को क्यों स्वर्ग कहा गया, क्योंकि वहाँ पर अगर जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वहाँ पर हम खेती अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, इसका ट्रिब्यूटरी क्या है? लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर का क्या है? इसके बारे में हम एक बार देख लेंगे। चलिए, देखिए,
देखिए इंडस का क्या है ट्रिब्यूटरी, यानी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी। राइट ट्रिब्यूटरी तो हम पहले ही पढ़े श्योक नदी। श्योक नदी का सहायक नदी क्या होगा, नुब्रा नदी। एक गिलगित नदी है, काबुल नदी है, काबुल नदी की सहायक नदी क्या है, कुनवर और स्वात, अभी जस्ट पढ़े। गोमल नदी का सहायक नदी क्या है, कुंदर और झोब। कुंदर और झोब किसका है, गोमल का सहायक नदी है। कभी कभी आपका सहायक नदी भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है, बताइए श्योक नदी का सहायक नदी क्या है, नुब्रा नदी। ये भी पूछ लेता है नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए झोब नदी जो है किसकी सहायक नदी है, गोमल नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो नीचे से इंडस में जाकर के मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। देखिए झेलम नदी जो है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये सारे यानी इंडस रिवर के क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, बताइए झेलम नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो मानी सी बात है किसकी सहायक नदी होगा, इंडस का होगा। यानी आप देख सकते हैं इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको एक जगह आपको बता दिए। यानी इंडस रिवर का नीचे से जो मिलेगा उसको कहेंगे लेफ्ट। मान लीजिए इंडस रिवर नीचे से मिलेगा तो इसको कहेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और ऊपर से मिलेगा तो कहेंगे राइट ट्रिब्यूटरी। यानी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो होगा नीचे से जो मिलेगा इसमें झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, और राइट साइड से जो मिलेगा श्योक नदी मिलेगा। यानी ऊपर से आकर के श्योक नदी की सहायक नदी नुब्रा नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी की सहायक नदी कुनार और स्वात, और गोमल नदी की जो है सहायक नदी है कुंदार। आप नाम देख रहे हैं, कुनार और कुंदर दोनों अंतर है। कुंदर और झोब जो है गोमल नदी की क्या है, सहायक नदी है। क्लियर है। चलिए और देखिए ये कुछ दोआब बनाती है, उस दोआब को हम पढ़ लेते हैं। दोआब क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी उपजाऊ क्षेत्र होता है, वह उपजाऊ भूमि होता है। यानी दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को ही क्या कहा जाता है, दोआब। हम पहले ही बताए थे, मान लीजिए ये नदी है, इस एक नदी ये है, ये दोनों नदी बहती है, ये बीच वाला जो एरिया जो होता है इसको क्या कहते हैं सर, दोआब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्लियर है। चलिए इंडस और झेलम नदी के बीच जो दोआब बनता है उसको क्या बोला जाता है, सिंधु सागर दोआब। क्या बोला जाता है, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब नदी के बीच जो दोआब होता है उसको क्या बोला जाता है सर, चल दोआब। चेनाब और रावी नदी के बीच जो दोआब का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, रचना दोआब। रावी और ब्यास नदी के बीच जो दोआब का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, बड़ी दोआब। ब्यास और सतलज नदी के जो बीच का जो ब्यास और सतलज नदी के बीच जो दोआब बनता है उसको क्या बोला जाता है, बिस्ट दोआब। क्या बोला जाता है सर, बिस्ट दोआब। क्लियर है। यह आपका दोआब था। और ये कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए इंडस और झेलम नदी के कारण जो दोआब का निर्माण होता है उस दोआब का क्या नाम है, तो सिंधु सागर दोआब हम बोल सकते हैं। रावी और ब्यास नदी के बीच जो दोआब बनता है क्या कहते हैं उसको सर, बड़ी दोआब। यानी चेनाब और रावी नदी के बीच जो दोआब होता है उसको क्या बोलते हैं, रचना दोआब। झेलम और चल नदी के बीच जो दोआब बनता है उसको क्या बोलते हैं, चल दोआब बोलते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बारे में आप कुछ हम पढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए पहले यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था 1966 में थी। पहले यहाँ सिंचाई की क्या थी, अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पे 1966 में जब अकाल पड़ा तो हरित क्रांति लागू किया गया इन सभी जगहों पे। यानी जितना भी अभी दोआब पढ़े, अभी हम लोग चल दोआब, रचना दोआब, जो भी दोआब पढ़े, बिस्ट दोआब, यानी ये सब नदी के बगल के जगह का स्थान का ये नाम दे दिया गया है। यानी झेलम नदी चेनाब नदी के बीच का जो स्थान होगा उसको चल दोआब बोल दिया। यानी इसमें क्या किया गया, 1966 में जब अपने यहाँ अकाल पड़ा था, यानी अकाल पड़ा था उस टाइम यहाँ पे हरित क्रांति लागू किया गया था। इन्हीं सभी जगहों पे जो भी अभी दोआब पड़े इन सब जगह पे क्या किया गया था, हरित क्रांति लागू किया गया था। इसी के कारण अब बताइए हरित क्रांति में हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यहाँ पे क्या किए थे, दोआब पे क्या किए थे, इस वाले 6 एरिया पे हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किए थे, ज़्यादा केमिकल का यूज़ किए थे, जिसके चलते इसकी उपजाऊ जो है आज जो है कम होते जा रही है। क्योंकि काफ़ी मात्रा में हम क्या किए थे, फर्टिलाइज़र का इसमें क्या किए थे, यूज किए थे।
प्रयोग किए थे। क्लियर है? यानी फर्टिलाइज़र अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा सर, मेरा मतलब लैंड का जो है फर्टिलिटी जो है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उससे क्या होगा, काफ़ी कम प्रोडक्शन होगा। चलिए आज हम लोग सिंधु नदी को कंप्लीट स्टडी कर लिए। चलिए अगले नदी के बारे में हम अगले क्लास में फिर हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदी है। ये सिंधु नदी, तो हम सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और किसका कौन सा सहायक नदी है, कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर।